हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जो है वो जाना जाता था। तो देखिए, ब्रह्म समाज को शुरुआत में जो है इसे ब्रह्म सभा के नाम से जो है वो जाना जाता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की भी जो स्थापना किया गया था। और आत्मीय सभा को बाद में जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जो वो जाना गया था। यानी ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह आपका 1828 में जो है आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसका ऑप्शन में ब्रह्म सभा दिया गया था या फिर आपका जो है आत्मीय सभा दिया गया था। तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है कि प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता टीम जो है ये कौन रहा है। तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2022 की बात कर ले तो ये जो आपका 9वां संस्करण रहा था। और इसके फाइनल मुकाबले की बात कर ले तो देखिए, फाइनल जो मैच है ना, ये आपके जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के मध्य खेला गया था, जिसमें जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है पुनेरी पल्टन को जो है 4 पॉइंट से जो वो हरा दिया था। तो इसका जो विजेता रहा था 9वें सीजन 2022 का, वो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा था। तो जयपुर पिंक पैंथर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर ले 2023-24 की, जो कि आपका 10वां सीजन हुआ था, और इसका विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए, इसका जो विजेता टीम है ना, यह आपका पुनेरी पल्टन रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले, यानी फाइनल मैच में पुनेरी पल्टन ने किसको हराया था, तो ये आपके हरियाणा स्टीलर्स को जो है ये 3 पॉइंट से जो वो हराए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण जो है ये कब आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2014 में आयोजित किया गया था। और इसका भी जो विजेता टीम रहा था ना पहले संस्करण का, ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा था। फाइनल मुकाबले में यू मुंबा को जो है जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है वो पहले संस्करण में हरा दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में खादी प्राकृतिक पैंट यानी खादी नेचुरल पैंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये किसे बनाया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2021 में खादी प्राकृतिक पैंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये नितिन गडकरी को जो वो बनाया गया है। तो नितिन गडकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में उड़ीसा राज्य के जनजातीय भाषा को जो है किस जनजातीय भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो है उड़ीसा कैबिनेट को जो है वो मंजूरी मिली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में ये जो आपका कुई भाषा है ना, जो कि आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक जनजातीय भाषा है, और इसे जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो है उड़ीसा कैबिनेट से हाल ही में जो है इसे मंजूरी जो है वो मिल गया है। तो कोई भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को जो है वो मान्यता प्राप्त है। तो आपके 22 भाषाओं को जो वो मान्यता प्राप्त है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मार्च 2024 तक सहकारिता मंत्री यानी कोऑपरेटिव या फिर कोऑपरेशन मंत्री जो है ये कौन है। तो देखिए, मार्च 2024 की बात कर ले या वर्तमान में जो आपके सहकारिता मंत्री है ना, ये आपके अमित शाह हैं। और अमित शाह जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री भी है। तो अमित शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु प्रपोज्ड द हेलिसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल जो है ये किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल जो है ये आपके निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो निकोलस कॉपरनिकस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि निकोलस कॉपरनिकस ने जो है ब्रह्मांड को अपने मॉडल को जो है निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ जो वो प्रस्तुत किया था। और पहला जो सिद्धांत था वो आकाश में सभी ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और साथ ही में जो है ये एक सौर मंडल जो वो बनाते हैं। जो ये आपके सिद्धांत में पहला सिद्धांत जो है वो कहा गया था। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि तारे जो होते हैं ना, ये दूर की वस्तुएं हैं
जो सूर्य के चारों ओर नहीं घूमते हैं, इसलिए वे हमारे सौरमंडल का जो है वो हिस्सा नहीं है। और इसी मॉडल को जो है ब्रह्मांड के हेलियोसेंट्रिक मॉडल के रूप में जो है ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है ना, ये सबसे कम जो वो दर्ज किया गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है ना, ये आपके नागालैंड राज्य में जो वो किया गया था। और नागालैंड राज्य में जो आपका जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है ये आपका माइनस निगेटिव में जो वो दर्ज किया गया था, जो कि आपका -0.58 जो है वो दर्ज किया गया था। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे स्थान पे जो आपका राज्य रहा था ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है ना, ये आपका 4.91% जो वो दर्ज किया गया था। और तीसरे स्थान पे जो आपका लक्षद्वीप, जो कि आपका यूटी है, अगर यूटी में पूछा जाए तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। लक्षद्वीप का जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है ना, ये आपका 6.30 जो वो दर्ज किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 2001 से लेकर आपका 2011 तक डिकेडल जो ग्रोथ है ना, ये भारत का जो है जनसंख्या में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुआ है, तो ये आपका 17.1% की जो वो वृद्धि हुआ है। तो अगर भारत का पूछा जाए तो 17.1% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका सबसे कम जो है राज्य की मैंने आपको बता दिया। अगर सबसे अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अगर पूछा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डेकेडल ग्रोथ रेट जो आपका सबसे ज़्यादा रहा था ना, वो आपका मेघालय राज्य का रहा था। मेघालय राज्य का जो आपका डेकेडल ग्रोथ रेट है ये आपका 27.80% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि CS3NH2 का जो है IUPAC नेम जो है वो पूछा गया था। तो देखिए CS3NH2 का जो IUPAC नेम होता है ना, ये आपके मिथेनामाइन होता है। तो मिथेन एमाइन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कर्नाटक संगीत की शैली नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक गायन शैली के जो है प्रमुख रूप हैं, और वो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, तो वर्णम, जवाली, तिल्लाना, ये सभी जो आपके कर्नाटक संगीत के जो है प्रमुख रूप हैं। और एक ऑप्शन में आपका ध्रुपद दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ध्रुपद है ना, ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी जो है ये सबसे पुरानी शैली है, ना कि कर्नाटक संगीत का जो है ये रूप है। तो ध्रुपद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जो है ये पुरंदर दास को जो है वो जाना जाता है। और कर्नाटक संगीत के त्रिदेव ये जो है किसे कहा जाता है, तो देखिए कर्नाटक संगीत के जो त्रिदेव है ना, ये आपके त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत का पहला संगीत जो विद्यालय है ना, इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था, यानी किस वर्ष में जो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला संगीत विद्यालय था ना, या इसका जो नाम था वो गंधर्व महाविद्यालय था। और इसकी जो स्थापना ये आपका लाहौर में किया गया था, मैं आपको बता दूं। और इसकी जो स्थापना ये आपका 5 मई 1901 को जो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा जो है वो किया गया था। तो 5 मई 1901 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1901 तक जो है भारत जो था वो आपका पाकिस्तान का ही हिस्सा था, यानी भारत पाकिस्तान जो है एक ही देश जो आपका हुआ करते थे। तो आपका वर्ष पूछा गया था, तो 5 मई 1901 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि प्रश्न ये पूछा गया था कि मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में किया गया था। तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था ना, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की जो स्थापना है ना, ये आपका 1926 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है ये आपका भातखंडे के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो अगर ये पूछा गया था तो 1926 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो है लखनऊ में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक को ही जो है ये आपका भातखंडे कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक या फिर भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड में जो है कितने मिनट का होता है। तो देखिए फ्री स्टाइल कुश्ती में एक राउंड अगर बात कर ले तो देखिए पूरा जो आपका 3-3 मिनट का जो है 2 पीरियड में जो आपका विभाजित होता है, जिसके बीच में 30 सेकंड का जो वो ब्रेक होता है। तो 3 मिनट, 1 मिनट आपका जो है एक राउंड में कितने मिनट का होता है, तो ये आपका 3 मिनट का होता है। तो 3 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है आपके कितने पीरियड में जो है वो विभाजित होता है, तो ये आपका 2 पीरियड में जो वो विभाजित होता है। और इसमें जो है 2 पीरियड में कितने मिनट कितने सेकंड का ब्रेक होता है, तो ये आपका 30 सेकंड का जो वो ब्रेक होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले फ्री स्टाइल कुश्ती में विजेता जो है कैसे घोषित किया जाता है। तो देखिए यदि फ्री स्टाइल पहलवान मैच के किसी भी चरण में जो है अपने प्रतिद्वंदी पर 10 अंकों की बढ़त अगर हासिल कर लेता है या बना लेता है, तो मुकाबला जो वो वहीं पर जो वो समाप्त घोषित जो वो कर दिया जाता है। और अग्रणी जो पहलवान होता है ना, उसे तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जो वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो वो अलग करता है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है आपस में ये 10 डिग्री चैनल जो वो अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 8 डिग्री चैनल की बात कर ले तो देखिए 8 डिग्री जो चैनल है ना, ये आपके मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को जो है ये अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो 9 डिग्री चैनल जो है ये आपका मुख्य लक्षद्वीप समूह से जो है मिनिकॉय द्वीप को जो है वो अलग करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पता कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कोर इंडस्ट्री, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है एक मुख्य उद्योग नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के 8 मुख्य उद्योग हैं, और वो 8 मुख्य उद्योग ये कौन कौन से हैं। तो पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उद्योग, सेकंड आपका स्टील यानी इस्पात उद्योग, थर्ड आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स यानी रिफाइनरी उत्पाद, फोर्थ आपका क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का उद्योग, फिफ्थ आपका कोल यानी कोयला का उद्योग, सिक्स्थ आपका सीमेंट यानी आपका जो है सीमेंट का उद्योग, सेवेंथ आपका नेचुरल गैस यानी आपका जो है प्राकृतिक गैस का जो उद्योग, और एट्थ आपका फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक उद्योग। ये जो आपके भारत के जो है 8 मुख्य उद्योग हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका जूट इंडस्ट्री जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जूट इंडस्ट्री है ना, ये भारत के मुख्य उद्योग नहीं है। तो जूट इंडस्ट्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहला जो जूट मिल है ना, ये कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला जूट मिल है ना, ये 1855 में कोलकाता के पास रिसरा में स्थापित जो वो किया गया था। और किस नदी पर, तो ये आपका हुगली नदी पर जो वो स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन सप्लाई एंड डिमांड्स आर एट इक्विलिब्रियम, यानी जब आपूर्ति और मांग संतुलन पर होते हैं तो क्या होता है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपूर्ति और मांग संतुलन पर होते हैं ना, तो आपका जो है कीमत तब तक गिरती रहेगी जब तक कि वह यह अपने संतुलन स्तर पर जो वो नहीं पहुंच जाता है, जिस पर मांग और आपूर्ति का वक्र जो है एक दूसरे को काटते हैं। यानी डिमांड्स एंड सप्लाई कर्व से जो है वो इंटरसेक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक जो ये आपका जो है वो आपूर्ति और मांग जो वो संतुलन पर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में किसकी सिफारिश पर जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इन्हीं के समिति के सिफारिश पर जो है 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव जो वो दिया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। यानी जो 2 मौलिक कर्तव्य थे ना, वो आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो जो आपका इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की प्रावधान ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका USSR यानी वर्तमान में इसका जो नाम है वो आपका रूस है। और रूस देश के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो वो लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो ये किस भाग और किस अनुच्छेद में है, तो देखिए भाग 4A और 51
अनुच्छेद 51A में आपका जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महावीर जयंती किस तीर्थंकर के जन्म का जो है वो प्रतीक है। तो देखिए अगर महावीर की बात कर लें तो देखिए वर्तमान महावीर जो है ये आपके जैन धर्म के जो वो 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। तो 24वें तीर्थंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपका महावीर जयंती जो है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए महावीर जयंती की बात कर लें तो ये जो आपका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के जो है 13वें दिन जो है इसकी जो जयंती जो है वो मनाई जाती है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात कर ले तो महावीर जयंती जो है यह आमतौर पर जो है मार्च या अप्रैल महीने में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो है आपके संस्थापक कौन थे, यानी जैन धर्म की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए जैन धर्म की जो स्थापना है ना ये आपके ऋषभ देव के द्वारा जो है वो किया गया था और ऋषभ देव को ही जो है आदिनाथ के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो अगर ऑप्शन में आदिनाथ या ऋषभ देव दोनों में से कोई भी दिया रहे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा बात कर ले ऋषभ देव के जो है प्रतीक चिन्ह कौन सा रहा था। तो देखिए ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह रहा था ना ये आपका सांड रहा था। वहीं अगर वर्धमान महावीर का अगर प्रतीक चिन्ह के बारे में पूछा जाए तो देखिए वर्धमान महावीर का जो आपका प्रतीक चिन्ह रहा था ना ये आपका शेर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जैन शब्द या फिर जैन शब्द का जो है आपका अर्थ जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए जैन शब्द का जो अर्थ होता है ना वो आपका विजेता होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में जो है किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख जो है वो किया गया है। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये जो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो ऑप्शन में दिया गया था ना वो आर्टिकल 30 दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भाषाई और धार्मिक का जो उल्लेख है ना ये आपका अनुच्छेद 30 में जो वो किया गया है। तो भाषाई और धार्मिक आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी अनुच्छेद 30 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 29 और 30 जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है और इसमें आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के बारे में जो वो बताया गया है। वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं जिसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में है। और अनुच्छेद 29 में जो है आपके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो वो किया गया है, यानी इस अनुच्छेद का जो उद्देश्य है ना वो अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना है। ये जो आपका अनुच्छेद 29 में कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो वो पूछा गया था। तो यहाँ पे दूसरी आबादी वाला शहर पूछा गया था। मैं आपको बता दूं तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरी आबादी वाला जो सिटी रहा था ना ये आपका दिल्ली रहा था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पहले आबादी वाला शहर पूछा जाए तो ये आपका मुंबई रहा था, दूसरे स्थान पर आपका दिल्ली रहा था, तीसरे स्थान पे आपका बेंगलोर, चौथे पे हैदराबाद, पांचवें पे अहमदाबाद, 6 पे आपका चेन्नई। ये क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर राज्य की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, तीसरे स्थान पे जो आपका बिहार राज्य रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका पश्चिम बंगाल रहा था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर के बारे में कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। जहाँ पर एक कथन आपका दिया गया था कि दीन इलाही की जो शुरुआत है ये अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया है। तो ये आपका कथन जो वो सही था, क्योंकि दीन इलाही की जो शुरुआत है ना ये 1582 में अकबर के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबर जो है ये आपका भगवान में विश्वास करता था और इसने सभी धर्म के जो है अच्छे बिंदु थे, यानी सभी धर्म को जो है वो अच्छा जो वो बताता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 14 साल की उम्र में ही जो है अकबर जो वो बादशाह जो वो बन गया था। इसके अलावा पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था ना जो कि आपका 1556 में लड़ा गया था और ये जो आपका मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति यानी हेमू के जो सेनापति थे वो मोहम्मद आदिल शाह था। और ये जो आपके अकबर के संरक्षक यानी बैरम खां के मध्य जो है इस युद्ध को जो वो लड़ा गया था जिसमें अकबर की जो वो विजयी हुई थी, यानी अकबर जो इसमें जो वो जीत गया था।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1576 में जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये आपका राणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, यानी मान सिंह के नेतृत्व में। मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे ये मान सिंह कर रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ना वो लड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध का जो परिणाम रहा था ना, वो राणा प्रताप अकबर की सेना से जो वो हार गए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा जो है, अकबर के द्वारा ही जो है आपके मनसबदारी, जब्ती और दहसाल प्रणाली की भी शुरुआत जो है वो किया गया था। इसके अलावा अकबर के द्वारा ही जो है तीर्थ कर को भी जो है वो समाप्त कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भवई जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए भवई फोक डांस की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है वो लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भवई जो लोक नृत्य है ना राजस्थान का, ये किस जनजाति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये आपके सांप कबीले जनजाति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए घूमर, चक्री, गणगौर तो ये का उत्सव भी है राजस्थान का। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। झूलन, लीला, झूमा, सुई सिनी और घप्पल, ये सभी आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बिहार की अगर बात कर ले तो देखिए जाट जटिन, बखौ बखैन, पनवरिया और एक आपका विदेशिया के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सभी जो आपके बिहार के जो वो लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर ले तो झोरा, छाली, छरही, थमन, छपेली और महासू, ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। गुजरात में आपका गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जूरियन, भवई, ये सभी जो आपके गुजरात के जो है ये आपके लोक नृत्य हैं। तो भवई के बारे में पूछा गया था। तो भवई आपका जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। यहाँ पे मैंने आपको राजस्थान बता दिया है। तो भवई जो है यह कहाँ पर का है, तो ये गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल जो है वो पूछा गया था। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके क्या क्या आ जाते हैं। तो देखिए मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये सभी जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टेबल इंसर्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो है टेबल इंसर्ट का जो ऑप्शन है ना, ये कहाँ पर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल का जो है आपको सबसे पहले सेलेक्ट इंसर्ट पे जो वो क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको टेबल पे जो वो क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल जो वो देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है एमएस वर्ड में जो है वो टेबल इंसर्ट का जो वो ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से इमेज पे जिन्होंने भी ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपके थे 23 प्रश्न। इसके अलावा 24वां प्रश्न की बात कर ले तो देखिए 24वें प्रश्न में जो है आपके भारत नेट से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न था आप ये जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत नेट से जो आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। अगर 25वें प्रश्न की बात कर ले तो देखिए 25वें प्रश्न में जो है आपका एक प्रदीप चित्रवल ने ट्रिपल जंप में एक चैंपियनशिप में जो वो मेडल लाया था, और वो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए किस चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं ऑल शिफ्ट का जब वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपको ये सारे प्रश्न जो वो इंक्लूड कर दूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।